नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे जो हाल ही के वर्षों में एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम गवाए। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा के प्रवेश करने का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? ये आपका 66वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो राज मिलती है कर्क रेखा के क्रम में, तो इसका सही क्रम क्या है आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि आप मैप पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को जो है मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है, वो भी 8 राज्यों से। तो देख लेते हैं ये 8 राज्य कौन कौन सा है और आपको क्रम भी यहाँ पे मैप के माध्यम से दिख जाएगा। तो ये गुजरता है आपका गुजरात। यहाँ पे जो ये लाल वाला पोर्शन दिख रहा है ये आपका गुजरात है, यहाँ गुजरात। फिर ये राजस्थान, कर्क रेखा जो आपका गुजरता है ये इस प्रकार से गुजरता है कुछ, है ना। यहाँ से देखिए इस प्रकार से कर्क रेखा के गुजरने का क्रम है। अब ये जो डॉट डॉट बिंदु करके हमने मैप पे लगाया है वहां पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले गुजरात आती है, फिर ये राजस्थान का ये छोटा सा इलाका आता है, इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर आपका ये छत्तीसगढ़ आता है, फिर झारखंड, फिर बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर आपका जो है लास्ट में मिजोरम आता है। तो इस प्रकार से 8 राज्य जो है कर्क रेखा से होकर, मतलब 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ से आपको पश्चिम, ये आपका पश्चिम है और ये आपका ईस्ट है, पूर्व है। तो पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है आप यहाँ पे खुद ही बता पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान, गुजरात, बंगाल। अब आप मैप अपने सामने लाइए बिना देखे। राजस्थान कहाँ पे था? गुजरात के बाद था राजस्थान, गुजरात के बाद था राजस्थान। तो ये तो पहला ऑप्शन कट गया क्योंकि पहले राजस्थान है। दूसरा ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। सबसे पहले आप गुजरात आया था, यहाँ देखिए सबसे पहले गुजरात, इसके बाद आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात को इन्होंने नहीं रखा है क्रम में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सही क्रम है, ये सही क्रम है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये आंसर हो सकता है। अगर इससे भी सुटेबल आंसर लगातार वाला कोई होगा तो वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आंसर मार्क करके चलते हैं, ये आंसर है। अगला देख लेते हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। झारखंड और पश्चिम बंगाल बराबर है, झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, ये सही है। लेकिन मध्य प्रदेश इससे पहले होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। और उसके बाद है गुजरात, झारखंड और राजस्थान। तो गुजरात के पहले बाद में राजस्थान होना चाहिए, तब झारखंड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, आप कैसे याद रखेंगे? तो आप मैप से ही याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो अलग हुआ है पार्ट छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, झारखंड के बगल में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में आता आपका त्रिपुरा, इसके बाद में आपका मिजोरम। ये 8 राज्य है जो कर्क रेखा से गुजरती है। इसके अलावा जो भारत के तटीय राज्य है ये भी आप मैप से ही याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जैसा कि आप नीचे जो नीले कलर से देख रहे हैं ये आपका जो है समुद्र है। तो यहाँ से तटीय राज्य गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ये छोटा सा गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 तटीय राज्य हैं जो भारत में 9 तटीय राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, मानव मस्तिष्क में याददाश्त का केंद्र किसे कहा जाता है? ये आपका एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में जो याददाश्त है, यानी जो याददाश्त, जो मेमोरी है, याद रखने की क्षमता है, जिज्ञासा है, इन सब का केंद्र किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेबेलम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेरेब्रम को जो है मानव मस्तिष्क का याददाश्त का केंद्र कहा जाता है। और ये सेरेब्रम जो है मानव मस्तिष्क के जो टोटल वजन होती है, टोटल वजन कितनी होती है? ऑथेंटिक एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से 1350 ग्राम होता है, यहाँ कहीं कहीं 1400 ग्राम भी लिखते हैं। तो मान लीजिए 1350 ग्राम होती है, तो इसका 2/3 भाग जो है वजन ये सिर्फ अकेला सेरेब्रम का होता है। तो आप ध्यान रखेंगे सेरेब्रम को याददाश्त का केंद्र कहा जाता है। ये मानव मस्तिष्क के सबसे जो है बड़ा भाग है, ठीक है, और इसकी वजन टोटल वजन का 2/3 वजन होती है, यानी 66% मान लीजिए। इसके अलावा मस्तिष्क, अगर ओवरऑल मस्तिष्क की बात किया जाए
तो मानव मस्तिष्क तीन में जो है मुख्यतः तीन भाग होते हैं। यहाँ पे मानव मस्तिष्क का इमेज देख रहे हैं, तो यहाँ तो इमेज के हिसाब से आपको थोड़ा समझना दिक्कत होगी। मैं यहाँ पे सीधा सीधा बता दे रहा हूँ कि मानव मस्तिष्क के जो तीन भाग होते हैं उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो मानव मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं। सबसे पहले होता है अग्रभाग, अग्रभाग, इसके बाद होता है मध्य भाग, और इसके बाद आपका होता है पिछला भाग यानी पश्च भाग। ठीक है। अब अग्रभाग में भी तीन भाग होते हैं, जो मुख्यतः तीन भाग होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे चीज होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः होते हैं उसमें एक सेरेब्रम है, जिसकी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सबसे बड़ी जो है पार्ट है मानव मस्तिष्क का, और ये याददाश्त का केंद्र होता है। इसके बाद एक होता है आपका थैलेमस। थैलेमस जो है ये आपका एक्सटर्नली मतलब ठंडा गर्म ये सब महसूस करने के लिए होती है। इसके बाद एक होता है हाइपोथैलेमस, ये भी आपका अग्र भाग का ही पार्ट है मानव मस्तिष्क का। हाइपोथैलेमस होता है, और ये जो है आपका नेचुरली क्रिया जैसे लव हेट और इंटरनली टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करता है। तो ये आप तीनों समझ गए, ये अग्रभाग का तीनों मुख्य भाग है। इसके बाद आपका जो मध्य भाग आता है, मध्य भाग में भी कई भाग होते हैं। ठीक है। जो मध्य भाग में एक भाग होता है सेरेब्रेल, जो आपका स्पाइनल कोड से मानव मस्तिष्क को जो है अटैच करता है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो पश्च भाग होता है वहां पे एक मेडुला ऑब्टुलंगा और सेरेबेलम होता है। जो अभी आपने तीन भाग देखा था ना, तो अग्रभाग का हमने चर्चा कर लिया था। अब ये हम मिडिल भाग में देखें तो यहाँ पे भी जो स्पाइनल कोड से जुड़ा रहता है, ये मानव मस्तिष्क के मिडिल भाग से जुड़ा रहता है। आप ये देख सकते हैं, ये आपका स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ है, जो मध्य भाग से है ना। इसके अलावा जो लास्ट भाग होता है पश्च भाग, वहां पे आपको जो है मेडुला, ये देखिए ये मेडुला है ना। यहाँ पे सेरेबेलम भी होता है और मेडुला भी होता है। तो मेडुला का क्या काम है, जो अचानक जो मेडुला का क्या काम है आपका, जो जैसे वगैरह आपका सेरेबेलम का पहले काम ले लीजिए। सेरेबेलम का क्या होता है, शरीर को बैलेंस बनाता है। ठीक है। और मेडुला का काम है जो उपापचयन प्रक्रिया वगैरह होता है उसे नियंत्रित करते हैं। आई होप आपको मानव मस्तिष्क के मोटे मोटे तौर पे अच्छी सी जानकारी हो गई होगी। इनके तीन पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में हमने अग्रभाग में देखा तीन ग्रंथि होती है, जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम था, जिसमें सेरेब्रम मानव मस्तिष्क के सबसे बड़ी भाग है। इसके अलावा सेरेबेलम कहाँ था, लास्ट वाला पार्ट में है ना। जो पश्च भाग होते हैं वहां पे पाया जाता है सेरेबेलम, और ये क्या काम करता है, बॉडी को बैलेंस करने का। इसके बाद मेडुला ऑब्टुलंगा भी पश्च भाग में होते हैं, जो उपापचयन प्रक्रम का नियंत्रण करता है। इसके बाद में जो मध्य भाग में होता है, ये आपका स्पाइनल कोड से जो है मस्तिष्क को जोड़ के रखने का काम करता है थ्रू रीढ़ की हड्डी। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे है, कोप 27 2022 का बैठक कहाँ प्रस्तावित है। दोस्तों कोप 27 2022 का बैठक जो है ये आपका प्रस्तावित है मिस्र में होगा ये। ठीक है। मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट भी कहा जाता है। ठीक है। और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। नील नदी का वरदान कहा जाता है आपको, किसको, मिस्र को। तो इतना बात ध्यान रखेंगे। इससे पहले वाला जो कोप 26 हुआ था, ये आपका कहाँ हुआ था, ग्लासगो में। ठीक है। इसके बाद जो कोप का प्रथम बैठक हुआ था, कोप फर्स्ट हुआ था, ये आपका 1995 में हुआ था। और इसकी प्रथम बैठक जो है ये आपका बर्लिन में हुआ था। बर्लिन आपके जर्मनी के अंदर है ना। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। और कोप का जो है ये कब से हो रहा है, तो कोप की जो सदस्य जो संस्था है कोप का, इसका नाम है आपका UNFCCC। अभी यूपीपीएटी के परीक्षा में ये डायरेक्ट इसका जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस प्रकार का इसका फुल फॉर्म है। 1994 में इसकी प्रथम बैठक होती है, और 1995 में जो है कोप फर्स्ट का आयोजन किया गया था। ये भी कहाँ पे, जर्मनी के अंदर बर्लिन में। और कोप 26 हुआ था आपका ग्लासगो में। और 17 नंबर का जो कोप, मतलब 27 नंबर का जो कोप है, ये आपका मिस्र में प्रस्तावित है, जो नवंबर महीने में होगी। तो ये बात सब आप ध्यान रखेंगे। ये करंट सेक्शन से एक क्वेश्चन था। अगला एक प्रश्न हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये दिल्ली HCM के परीक्षा में पूछे गए थे। दोस्तों संविधान में वर्तमान में टोटल भाषा की बात करें जिसे दर्जा प्राप्त है, तो ये सबसे पहले 8वीं सूची में है। और इसके जो है टोटल जो दर्जा प्राप्त भाषा है, ये अभी वर्तमान में 22 है। जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय 14 था। फिर एक को संवैधानिक दर्जा दिया गया, एक को जो सिंधी भाषा को, तो 15 हो गया। उसके बाद फिर 3 दिए गए, तो 18 हो गया। और इस फिर संविधान संशोधन के द्वारा 4 दिया गया, तो 14 1 15 3 18 4 22 भाषा इस प्रकार से वर्तमान में संविधान के अंदर जो है नॉमिनेट है, जिसे दर्जा प्राप्त है। तो शुरू में 14 था, वर्तमान में 22 है। तो बात कर लेते हैं जो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेपाली नेपाल की भाषा है, लेकिन फिर भी इसे संविधान में दर्जा दिया गया है। कोंकणी आपको गोवा में बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो मणिपुर है, ये मणिपुर का भाषा है। तो इन तीनों को जो है एक साथ दर्जा दिया गया था।
और ये दर्जा दिया गया था आपका 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। कितने? 71 संविधान संशोधन के द्वारा इनको जो है दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा। और इस तरीके से 15-3-18 भाषा हो गए थे। फिर बाद में जो है आपका 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है और भी भाषा को दर्जा दिया गया, जिसमें कौन कौन से भाषा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बोडो हो जाएगा, बोडो हो जाएगा, डोगरी हो जाएगा, इसके अलावा संथाली हो जाएगा और एक हो जाएगा मैथिली। तो ये चारों को दिया गया था आपका 92 संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस प्रकार से 14 था, एक सिंधी को दिया गया था 21वें संविधान संशोधन के लिए, तो 15 हो गया। यानी इस प्रकार से 14 1 15 और 3 आपका 71वें संविधान संशोधन में जो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, तो 15-3-18 और 4 92वां संविधान संशोधन में जो था बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, तो 22 भाषा हो गए जो अष्टम भाग में मतलब अष्टम अनुसूची में वर्णित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में शास्त्रीय भाषा की जो काफी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में, है ना, ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था शास्त्रीय भाषा। तो जो साउथ के जो भी भाषा हैं सभी शास्त्रीय भाषा हैं। इसके अलावा जो ओडिसी है जो उड़ीसा का है ये भी शास्त्रीय भाषा है और संस्कृत भी शास्त्रीय भाषा है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ तो है ही साथ ये दोनों भी शास्त्रीय भाषा है। तो टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। ठीक है। सबसे पहले अगर शास्त्रीय भाषा की दर्जा किसे प्राप्त हुआ था तो 2004 में जो है तमिल भाषा को दिया गया था, जो तमिलनाडु की राजभाषा है। तो इस प्रकार से आप भाषा से संबंधित प्रश्न याद रख सकते हैं। और भाषा से संबंधित क्या प्रश्न होते हैं, राष्ट्रीय भाषा आयोग का मुख्यालय जो है ये आपका जो है मैसूर, कर्नाटक में है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। और सबसे अधिक भाषा जो बोला जाता है अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना के अनुसार, वैसे जो नया वाला जनगणना हो रही है 2021 में, इसके अनुसार भी हिंदी ही आएगा, क्योंकि हिंदी की जो है बोलने वाले की तादाद बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो पहला नंबर पे हिंदी है, दूसरा नंबर पे बंगाली है पहले पिछली जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2021 की जनगणना का जो डाटा है पूरी तरह से आउट नहीं हुआ है। और तीसरे स्थान पे जो है यहाँ पे मराठी भाषा था। ठीक है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। ये बोलने जाने वाले लोगों के संख्या मतलब संदर्भ में क्रम है। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था मेन वाली एग्जाम में। ठीक है, मेन वाली एग्जाम में पूछा गया था। तो ट्रांसफार्मर जो है आपका फैराडे के नियम ऑप्शन है, फ्लेमिंग का नियम है, इसके बाद पास्कल का नियम है और बर्नौली का सिद्धांत है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो जाएगा ये फैराडे का नियम हो जाएगा। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है इसके आधार पे आपका काम करता है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का आप इमेज देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्यतः ट्रांसफार्मर जो है 3 प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो इसका आंसर लिख लीजिए, फैराडे होगा। फैराडे के नियम के अनुसार ट्रांसफार्मर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर ध्यान रखिएगा ओनली एसी वोल्टेज में काम करता है, ये डीसी धारा में काम नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ एसी वोल्टेज में काम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है। इसके बाद जो फ्लेमिंग का नियम है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र वगैरह से संबंधित है, जैसे कि मैंने नीचे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन रख लिया हूं। पास्कल का नियम जो है ये हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह जो है इसके सिद्धांत पे कार्य करता है और दाब का मात्रक भी पास्कल होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो बर्नौली का सिद्धांत है ये स्प्रेयर वगैरह जो होता है, जो फुहारा वगैरह होता है, ये आपका बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन का व्याख्या हो गया। इसके अलावा जो है ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी जो है वोल्टेज में काम करता है। इसके अलावा मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर में 3 मुख्यतः जो है भाग होते हैं, मतलब भाग नहीं 3 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के कई भाग होते हैं, जिसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है ये किससे बने होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर है ये आपका नर्म लोहा से बना होता है, नर्म लोहा से बना होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा समझ लेंगे। ट्रांसफार्मर जो आपका 3 प्रकार का होता है ये आपका होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है सीबीटी। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, जिसमें स्टेप डाउन करने का मतलब है कि 220 वोल्टेज दिया और 110 वोल्ट निकाला। ठीक है। तो इसको जो है कम करने की बात होगी कि मतलब ज्यादा दे दिए और हमें कम वोल्टेज की रिक्वायर्ड है तो हम कम कर लिए, तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहने का मतलब है कि 100 वोल्ट दिए और 200 वोल्ट निकाले अपने जरूरत के हिसाब से, कि मेरे पास कम वोल्टेज वाला जो है धारा अवेलेबल है, मुझे ज्यादा वोल्टेज बनाना है इसे, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे और उसके टैपिंग में जो है 200 पे लगा देंगे, 0 और 200 पे, तो 100 वोल्ट इनपुट देंगे तो 200 वोल्ट आउटपुट मुझे प्राप्त होगा। ट्रांसफार्मर का बेसिकली यही काम है कि आपको वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, सिर्फ एसी वोल्टेज में। ठीक है, सिर्फ एसी में, बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक सीवीटी होता है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसमें आप कोई भी इनपुट देंगे, एक जो है कांस्टेंट धारा देगा। जैसे मान लीजिए 100 वोल्ट दिए और मुझे एक कांस्टेंट पे इसे सेट कर देना, ये बनी हुई आती है कि कितने पे रखा गया है। मान लीजिए 100 का 150 पे रखा गया तो ये हमेशा 150 वोल्टेज ही देगा, इसमें कोई फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं होती है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर। 3 प्रकार के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अन्य जो नियम था ये भी दिखा ले, पास्कल के नियम
जो है ब्रेक वगैरह, हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह काम करता है। बर्नौली के सिद्धांत पे स्प्रेयर वगैरह काम करता है। फ्लेइंग का नियम जो है ये आपका बहुत सारे मतलब मैग्नेटिक फील्ड वगैरह को इंगित करने का काम करता है। यहाँ पे दो नियम होते हैं फ्लेमिंग का, एक तो होता है बाएं हाथ का नियम, एक होता है दाएं हाथ का नियम। ये भी क्वेश्चन काफी बार जो है पूछा गया इस बार के आरआरसी के एग्जाम में। तो जो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम होता है, इसमें अंगूठा जो तर्जनी उंगली है ये दोनों में सेम रहता है, चाहे बाएं हाथ का नियम हो चाहे दाएं हाथ का नियम हो, दोनों में चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करते हैं। इसके अलावा जो अंगूठा होता है ये दाहिने हाथ के नियम में चालक के गति की दिशा को इंगित करता है और बाएं हाथ के नियम में चालक की दिशा को इंगित करता है। बीच की उंगली जो होती है मध्यमा, इसमें जो है आपका प्रेरित जो है ईएमएफ की दिशा को प्रेरित करता है आपका किसमें, दाहिने हाथ के नियम में, और बाएं हाथ के नियम में धारा की दिशा को इंगित करता है। तो इस प्रकार से ये आज का वीडियो था। आज आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से निःशुल्क ले सकते हैं।